हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा पंजाब के पिछले 6 महीनों के करंट अफेयर को हम लोग कवर करने वाले हैं। एक बात, दो तरीके के करंट अफेयर होते हैं। एक करंट अफेयर होता है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, हमारी केंद्र सरकार की कोई स्कीम्स है, कोई अपॉइंटमेंट है। और एक करंट अफेयर होता है जो स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ करंट अफेयर जो है स्टेट के एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, जैसे कि हमारे पंजाब में। ठीक है, तो ये वीडियो जो पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर है पंजाब का, इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं। पार्ट 1 के अंदर, यानी कि आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग जनवरी टू फरवरी का पंजाब का करंट अफेयर पढ़ेंगे। सेकंड वीडियो के अंदर हम लोग मार्च टू अप्रैल का करंट अफेयर पढ़ेंगे। और थर्ड वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे मई से लेकर जून तक का करंट अफेयर। तो इस हिसाब से अगर आपका कोई एग्जाम है जो जुलाई या अगस्त में होने वाला है, तो उसके लिए आपके ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। कोई भी पंजाब का एग्जाम अप टू पीपीएससी लेवल, चाहे वो पीपीएससी हेडमास्टर प्रिंसिपल हो, पीपीएससी फंक्शनल मैनेजर हो, पंजाब का पटवारी का एग्जाम हो, पुड्डा का एग्जाम हो, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, एनी पंजाब एग्जाम जो जुलाई अगस्त में आने वाले जुलाई अगस्त में हो सकता है, उसके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। पिछले कई सालों के पेपर का अगर आप ट्रेंड देखें, मान लीजिए अगर 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हैं तो उसमें से 7 क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर होंगे, लेकिन 3 क्वेश्चन जो है स्ट्रिक्टली स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर पूछे जाते हैं। क्लियर होगी बात? दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो यू कैन मेल मी एट jatinsinghla@gmail.com। फेसबुक के ऊपर आप मेरा पेज फॉलो कर सकते हैं, जतिन सिंगला स्टडी। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जतिन सिंगला 10103। इस लेक्चर की वीडियो का जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करने वाला हूं। करंट अफेयर की जितनी भी वीडियोस रहेंगी दे विल बी ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट। जितनी भी करंट अफेयर्स की वीडियो रहेंगी मेरे चैनल के ऊपर, स्टेट की हो सेंटर की हो, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि मेरा मानना है करंट अफेयर बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। करंट अफेयर अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का करंट अफेयर देख रहे हैं, यूट्यूब पे जाएं, वेबसाइट्स पे जाएं, आपको नेशनल करंट अफेयर मिलेगा, स्टेट का करंट अफेयर आपको कहीं नहीं मिलता। ये मेरी अपनी पर्सनल मेहनत है कि मैं कई महीनों से एक डायरी लगाकर हर एक पंजाब से जुड़ी हुई जो न्यूज है, न्यूज़पेपर से, वेबसाइट से, ठीक है, टीवी चैनल से, उसको कवर करता हूं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीडियो के 3 पार्ट रहेंगे, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 के अंदर आज हम देखेंगे जनवरी से लेकर फरवरी तक के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज। इसमें लगभग मैं 50 जो है इंपॉर्टेंट न्यूज या ये कह लीजिए एमसीक्यू कवर करने वाला हूं। क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं। इस न्यूज के ऊपर आप डबल स्टार लगा लीजिए, 130% ये आपके किसी ना किसी एग्जाम में आएगी। ठीक है, सबसे पहले इस न्यूज को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए हमें पता होना चाहिए वेटलैंड होते क्या है। ठीक है, वेटलैंड बेसिकली क्या है? वेटलैंड जिन्हें हम लोग नरम भूमि भी बोल देते हैं या गिल्ली जमीन भी कह देंगे, आप नरम भूमि भी बोल देते हैं, गिल्ला इलाका भी बोल देते हैं, या जिसको हम लोग चिक्कड़ वाले इलाके भी बोल देते हैं। बेसिकली वेटलैंड जो होता है 2 तरीके का होता है। एक वेटलैंड को हम लोग बोलते हैं स्वाम्प वेटलैंड, और एक वेटलैंड होता है मार्शी वेटलैंड। अब स्वाम्प और मार्शी वेटलैंड में अंतर क्या है? स्वाम्प वेटलैंड क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई जगह है जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, ठीक है, नमी है, ठीक है, थोड़ी बहुत, जैसे कोई झील होगी, ठीक है, अगर इसके अंदर बहुत सारे ट्रीज होंगे, बड़े बड़े पेड़ होंगे, तो उस इलाके को स्वाम्प वेटलैंड कहा जाता है। लेकिन अगर इसी झील के ऊपर छोटी छोटी ग्रास होगी, ग्रास यानी कि घास होगी, ठीक है, तो वो वेटलैंड कौन सा बचेगा? मार्शी वेटलैंड बचेगा। तो बेसिकली अगर आप स्वाम्प और मार्शी का गूगल के ऊपर मतलब देखेंगे तो दोनों का आपको मतलब मिलेगा नरम भूमि। ठीक है, बेसिकली चिक्कड़ वाले इलाके। ठीक है, अब वही वेटलैंड जो होते हैं ये इको सेंसिटिव होते हैं। व्हाट इन बाय इको सेंसिटिव? यानी कि पर्यावरण के लिए इंपॉर्टेंट। जैसे कोई झील हो गई, झील के ऊपर पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, दलदली जमीन हो गई, उस तरीके से। तो इन वेटलैंड को, इन्वायरमेंट को संरक्षण देने के लिए बचाना बहुत जरूरी है। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब इन वेटलैंड्स को बचाने के लिए 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है, ईरान देश का एक शहर है रामसार, वहां पर एक कन्वेंशन हुआ था जिसको बोलते हैं रामसार कन्वेंशन। क्लियर है?
2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है रामसार, वहां पर एक कन्वेंशन आप कह सकते हैं, एक तरीके का एग्रीमेंट, जिसमें सारी दुनिया के जो देश हैं वो ऐसे वेटलैंड को बचाने की कोशिश करेंगे जो इको सेंसिटिव है, इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इस हिसाब से इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे वेटलैंड हैं जिन्हें रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। दर्जा दिया गया मतलब सर्टिफाइड किया गया है उस रामसर कन्वेंशन के द्वारा। ठीक है, अब एक बात क्या याद रखनी है, इंडिया में 10 ऐसे नए वेटलैंड हैं जिनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यह दर्जा दिया गया जनवरी के अंदर। ठीक है, 28 जनवरी 2020 के अंदर रामसर कन्वेंशन के थ्रू इंडिया के अंदर 10 नए वेटलैंड को रामसर का दर्जा दिया गया। अब पहले तो भाई एक बात याद रखिए, इंडिया में 27 ऐसी साइट्स थी जिन्हें रामसर का दर्जा दिया गया था, तो 10 ऐसी साइट्स और आ गई जिन्हें रामसर कन्वेंशन के द्वारा सर्टिफाइड किया गया। तो अब इंडिया में टोटल ऐसी कितनी साइट्स हैं जो रामसर के द्वारा सर्टिफाइड हैं? तो याद रखिए देयर आर 37 साइट्स एट प्रेजेंट। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो उस समय लगभग 37 ऐसी साइट्स हैं जो रामसर के अंडर आती हैं इंडिया के अंदर। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें करंट का क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे पहले भाई देखिए, 10 नए वेटलैंड्स को रामसर का दर्जा दिया गया। इस 10 नए वेटलैंड में से 3 जो वेटलैंड है वो पंजाब के हैं। ठीक है, जो 10 नए वेटलैंड हैं जिन्हें रामसर का दर्जा दिया गया रिसेंटली जनवरी में, उसमें से 3 पंजाब में के हैं, 1 महाराष्ट्र का है और 6 यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, रिसेंटली कितने वेटलैंड्स को पंजाब के अंदर रामसर का दर्जा दिया गया? तो भाई देयर आर द 3 वेटलैंड्स इन पंजाब जिनको रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है रिसेंटली के अंदर। और एक और क्वेश्चन क्या याद रखना है, रामसर कन्वेंशन जो हुआ था 2 फरवरी 1971 को हुआ था। ठीक है, रामसर कन्वेंशन जो साइट एग्रीमेंट हुआ था 2 फरवरी 1971 को हुआ था, इसलिए हर साल 2 फरवरी को, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। अब आगे, अब देखिए, जो 10 रामसर साइट्स ऐड हुई हैं उसमें से महाराष्ट्र की एक है जिसको बोलते हैं नंदपुर। ठीक है, पंजाब की जो 3 वेटलैंड जिनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है उसमें से पहली है केशवपुर, दूसरी है ब्यास कन्वेंशन, ठीक है, और तीसरा है नंगल। तीनों को घोल के पी जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि 10 नए वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है और इन 10 में से 3 जो वेटलैंड हैं वो पंजाब के अंदर हैं, केशवपुर, ब्यास और नंगल। ठीक है, 6 यूपी के अंदर है और 1 महाराष्ट्र के अंदर। अब क्वेश्चन क्या उठता है? क्वेश्चन क्या उठता है कि क्या पंजाब के अंदर सिर्फ यही रामसर साइट्स है? नहीं, इससे पहले भी पंजाब के 3 साइट्स को रामसर साइट्स का दर्जा दिया जा चुका है। तो इसका मतलब 3 पहले थी तो 3 अब होगी, तो टोटल पंजाब के अंदर कितनी रामसर साइट्स है? टोटल 6 रामसर साइट्स है। एक तो होगी हमारे पास केशवपुर जिसको अभी दिया है, एक होगी ब्यास जिसको अभी दिया है, और एक है नंगल। 3 ऐसी साइट्स जिनको पहले ही रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है और वो पंजाब के अंदर है। पहला है हरिके वेटलैंड, एक है हरिके वेटलैंड, ठीक है, हरिके वेटलैंड तरन तारण डिस्ट्रिक्ट। तरन तारण डिस्ट्रिक्ट वो जगह है जहां पर सतलुज प्लस हमारा ब्यास आपस में आकर मिलती हैं। तो क्वेश्चन आता है हरिके वेटलैंड कहां पर है? जहां पर सतलुज और ब्यास आपस में मिलती हैं। ठीक है, उससे पहले एक और था रोपड़ वेटलैंड, और तीसरा दैट इज योर कांजली वेटलैंड। इन 3 वेटलैंड्स को पहले ही रामसर साइट्स का दर्जा दिया जा चुका है, 3 नई ऐड होगी। तो एट प्रेजेंट पंजाब के अंदर टोटल 6 रामसर साइट्स हैं। क्लियर होगी बात? और इंडिया के अंदर टोटल कितनी है? 37। ओके, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तरन तारण में है हरिके वेटलैंड। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि हरिके वेटलैंड कहां पर है? जहां पर सतलुज और ब्यास आपस में मिलती हैं। अगर आपको थोड़ा सा पंजाब का मैप पता है, जैसे यहां से ऊपर से निकलती है रावी, ठीक है, पीछे से यहां पर कुछ इस तरीके से आती है ब्यास, और इधर से कुछ इस तरीके से जाती है सतलुज। जहां पर ब्यास और सतलुज आपस में मिलती हैं
वहां पर है हरीके वेटलैंड तरनतारन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तरनतारन जो है इसे पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने फाउंड किया था, ठीक है। ਇਹਦਾ नींह पत्थर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने रखा सी, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं भाई आपको जो याद रखनी है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि भाई इंडिया के अंदर 10 नए वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। इन 10 वेटलैंड में से 3 पंजाब में है और 3 पहले थे, तो टोटल पंजाब के अंदर 6 रामसर साइट्स हो चुकी हैं और इंडिया के अंदर टोटल 37 रामसर साइट्स हैं। और वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही रामसर कन्वेंशन का सिग्नेचर हुआ था। एम आई क्लियर? ओके। इसके अलावा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इंडिया की पहली रामसर साइट कौन सी थी, यानी कि भारत के अंदर पहली साइट जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया तो वो थी चिल्का लेक। चिल्का लेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चिल्का लेक, ठीक है। ये उड़ीसा के अंदर है चिल्का लेक, ठीक है। इसे 1981 के अंदर, अक्टूबर 1981 के अंदर भारत की पहली रामसर साइट का दर्जा दिया गया था और भारत की दूसरी जो रामसर साइट बनी थी उसका नाम था क्योलाडियो नेशनल पार्क, क्योलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान। क्लियर है? इंडिया की जो पहली रामसर साइट थी एक थी रामसर की चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर, दूसरी है क्योलाडियो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान के अंदर है। क्लियर होगी जी बात? ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है हमारे फर्स्ट करंट अफेयर से रिलेटेड। 130% ये क्वेश्चन आएगा, इसको याद रखिएगा। क्लियर होगी जी बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा यहां पर आप देख सकते हैं पंजाब, और पंजाब के अंदर जो 3 साइट्स ऐड हुई, ठीक है, नंगल, केशवपुर एंड ब्यास वेटलैंड। क्लियर? उत्तर प्रदेश में 6 हुई हैं, एक उत्तर प्रदेश में पहले थी तो एट प्रेजेंट उत्तर प्रदेश में 7 हो गई। और जो नंदपुर है जिसे जनवरी 2020 में दिया गया है रामसर साइट का, ये महाराष्ट्र की पहली जो है रामसर साइट है, महाराष्ट्र राज्य की पहली रामसर साइट है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगा लीजिएगा। पंजाब राइट्स टू बिजनेस बिल। क्लियर है? पंजाब की जो कैबिनेट है उन्होंने रिसेंटली एक जो है बिल पास किया है, स्पेशल सेशन बुलाकर पंजाब विधानसभा का, और इस बिल का नाम है राइट टू बिजनेस बिल। अब राइट टू बिजनेस बिल क्यों आया है? पंजाब के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। अब भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता क्या है? देखिए, हर एक स्टेट के अंदर, हर एक कंट्री के अंदर, ठीक है, अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हो तो आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप उस फॉर्मेलिटीज को देखो तो कई जगह पर तो ये फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं कि भाई जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो इंडस्ट्री ही नहीं लगा पाते, ठीक है। लेकिन कई जगह पर ये फॉर्मेलिटी बहुत इजीली कवर कर दी जाती है। जहां पर इंडस्ट्री लगाने से पहले आपको जो फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होता है वो कितनी इजीली तरीके से पूरी हो जाती हैं, उसे बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि किस जगह पर बिजनेस करना सबसे ज्यादा आसान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट है हर साल वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक जो है इसे पब्लिश करता है। तो बेसिकली पंजाब राइट टू बिजनेस बिल पंजाब के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि बिजनेस को इजी बनाने के लिए लाया गया है, ठीक है। और ये बेसिकली किस तरीके की इंडस्ट्री को प्रमोट करेगा? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, ठीक है, लघु, मध्यम और अति लघु जो उद्योग है जैसे कि लुधियाना के अंदर है, उन उद्योगों को प्रमोट करने के लिए यह बिल लाया गया है। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब इस बिल का फायदा क्या है? ठीक है, अब इस बिल के तहत 3 दिन के अंदर अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट पंजाब के किसी आईटी पार्क में, इंडस्ट्रियलिस्ट पार्क में अपना ऑफिस खोलना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर उसे क्लियरेंस दे दी जाएगी। अब आप सोचिएगा कि किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए अगर 3 दिन के अंदर क्लियरेंस मिल रही है तो वहां पर इंडस्ट्री क्या बढ़ना तय है। तो एक तरीके से क्वेश्चन क्या बनेगा कि ऐसा कौन सा रिसेंटली बिल है जो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया है जिसके तहत पंजाब में माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए यह बिल पास किया गया। दैट इज योर राइट टू बिजनेस बिल 2020। ओके, नेक्स्ट। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ जो पंजाब की राजधानी है, इंडिया का 5वां
और नॉर्थ इंडिया का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बना है। नॉर्थ इंडिया समझ गए, जैसे मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। मान लीजिए ये इंडिया है, तो ये पॉइंट हो गया नॉर्थ, ये पॉइंट क्या हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये क्या हो गया वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया ऊपर वाला हिस्सा। क्लियर? ठीक है, तो जो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है इंडिया का 5वां और नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बना है जिसने अपने यहां पर इस तरीके का नेविगेशन लगाया है जो कि विजुअल इंपेयर्ड यानी कि जिन लोगों को देखने में तकलीफ होती है या जो लोग नहीं देख पाते ठीक से, उन लोगों को फैसिलिटीज देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन बिकम्स द 5th रेलवे स्टेशन इन द कंट्री एंड द फर्स्ट इन द नॉर्थ इंडिया टू इनॉग्रेट नेविगेशन फैसिलिटीज फॉर द विजुअल इंपेयर्ड। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि इंडिया का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन जिसने अपने यहां पर इस तरीके का नेविगेशन लगाया, ठीक है, जो विजुअल इंपेयर्ड लोगों को हेल्प करेगा, वो था मैसूर रेलवे स्टेशन कर्नाटका। पहला रेलवे स्टेशन था मैसूर रेलवे स्टेशन 2015 के अंदर। अब ये किस तरीके से हेल्प करेगा? ठीक है, जो लोग विजुअल इंपेयर्ड होते हैं आप देखिएगा उनकी एक स्पेशल लैंग्वेज होती है जिसको बोलते हैं ब्रेली टैक्टिक्स। ठीक है, ब्रेली टैक्टिक्स नाम की एक भाषा होती है जो विजुअल इंपेयर्ड लोगों को पढ़ने में मदद करती है, जिसके तहत कुछ बिंदीज लगी होती हैं, पॉइंट्स लगे होते हैं, उन पॉइंट्स को रीड करके वो उस चीज को हाथ से टच करके रीड कर सकते हैं। तो एक तरीके से ऐसा नेविगेशन लगाया जाएगा जिसमें ब्रेली टैक्टिक्स होंगी ताकि विजुअल इंपेयर्ड लोग उनको टच करके रास्ते का पता कर सके और उन्हें अदर फैसिलिटीज मिल सके। तो क्वेश्चन क्या बन गया? ठीक है, कौन सा रेलवे स्टेशन है जो नॉर्थ इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन बना है स्पेशली फॉर द नेविगेशन फैसिलिटीज फॉर द विजुअल इंपेयर्ड? दैट इज चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। ओके होगी बात, क्लियर है? ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये विजुअल इंपेयर्ड एक पर्सन है जो एक हाथ से ब्रेली टैक्टिक्स लिपि को टच करके सब कुछ पढ़ सकता है और उसे जान सकता है। नेक्स्ट, कुछ और न्यूज हैं जो चंडीगढ़ से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जैसे कि एक न्यूज मैं आपको यहां कवर कर देता हूं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिसंबर 2019 के अंदर, ठीक है, एक मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था। ये अपने तरीके का पहला फेस्टिवल था। तो ये मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल कहां हुआ था? चंडीगढ़ के अंदर। जब बिल्कुल आप मान लीजिए ये दिसंबर के लास्ट में हुआ था। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल कहां पर हुआ था? ये चंडीगढ़ में हुआ था। इसके अलावा चंडीगढ़ के अंदर एक डीएनए एनालिसिस सेंटर ओपन किया जाएगा। डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चंडीगढ़ के अंदर एक ऐसा सेंटर ओपन किया जाएगा जो डीएनए को एनालिसिस करेगा। ठीक है, ये डीएनए बेसिकली है क्या? डीएनए बेसिकली काम करेगा जो लोगों के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट्स होते हैं, होमिसाइड्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके के केस को स्टडी करने के लिए चंडीगढ़ के अंदर एक डीएनए एनालिसिस सेंटर ओपन किया गया। फिर से सुनिए, ठीक है, a new state of the art DNA analysis center has been set up in Central Forensic Science Laboratory in Chandigarh. ठीक है, और it holds the annual capacity to examine 2000 forensic cases relating to the sexual assault homicide. ठीक है भाई, चंडीगढ़ के अंदर एक ऐसा फोरेंसिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ओपन किया जाएगा जिसके तहत हम अलग अलग लोगों के डीएनए को एनालिसिस करेंगे, और ये नॉर्थ इंडिया में ओपन होने वाला पहला डीएनए एनालिसिस सेंटर है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, यहां पर लगा लीजिए डबल स्टार, सुपर इंपॉर्टेंट, पक्का क्वेश्चन है, ना सिर्फ पंजाब के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ भी। ठीक है, इंडिया को परमिशन मिल गई है कॉमनवेल्थ शूटिंग एंड आर्चरी चैंपियनशिप करवाने की 2022 में। ठीक है, कॉमनवेल्थ के अंदर एक गेम होती है जिसको हम बोलते हैं शूटिंग, ठीक है, और एक गेम होती है आर्चरी, तीरंदाजी। इन दोनों की चैंपियनशिप इंडिया होस्ट करेगा 2022 में, और ये होस्ट करेंगे इंडिया के अंदर चंडीगढ़ में। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंडिया टू होस्ट कॉमनवेल्थ शूटिंग एंड आर्चरी चैंपियनशिप इन, ठीक है, 2022। ठीक है, 24 फरवरी 2020 द कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन एक ऐसी संस्था है जो पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग कॉमनवेल्थ से जुड़े हुए जो टूर्नामेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उनको देखती है। तो सीजीएफ ने इंडियन गवर्नमेंट को परमिशन दे दी है कि 2022 का जो कॉमनवेल्थ शूटिंग एंड आर्चरी चैंपियनशिप होगा
वो आप चंडीगढ़ के अंदर कंडक्ट करवा सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा 2022 का कॉमनवेल्थ शूटिंग एंड आर्चरी चैंपियनशिप कहां होने वाला है, तो ये होने वाला है चंडीगढ़ के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये कुछ क्वेश्चन है ओबिचुरी से। ओबिचुरी को बोलते हैं हिंदी में रस्म उठाना, जो लोग मर चुके हैं। देखिए, जिन लोगों की डेथ हो चुकी है ना, उनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है। मान लीजिए कोई पर्सन है जो फेमस था, उसकी डेथ हो गई, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई फलाना फलाना पर्सन जिसकी डेथ हुई वो किस फील्ड से जुड़ा हुआ था। क्या वो पॉलिटिशियन था, क्या वो म्यूजिक डायरेक्टर था, क्या वो सोशलिस्ट था, ठीक है, क्या वो फिल्म इंडस्ट्री से था, कुछ इस तरीके से। तो पंजाब के अंदर जनवरी और फरवरी के महीने में 3 इंपॉर्टेंट डेथ हुई हैं। सबसे पहली, पद्म श्री अवार्ड एंड एमिनेंट पंजाबी नॉवलिस्ट दलीप कौर टिवाना। पंजाबी साहित्य का जिसको एक कहते हैं ना पिल्लर, पंजाबी साहित्य की पिल्लर मानी जाती थी श्री दलीप कौर टिवाना, इनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 84। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दलीप कौर टिवाना, ठीक है, इनको 31 जनवरी 2020 के अंदर 84 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई, ठीक है। अब एक बात याद रखना, क्वेश्चन क्या आएगा कि फेमस दलीप कौर टिवाना डाइड रिसेंटली, बिलोंग्स टू विच फील्ड, तो इट बिलोंग्स टू पंजाबी लिटरेचर, ठीक है, पंजाबी साहित्य से जुड़ी हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनका नॉवल पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इनके वैसे तो बहुत सारे फेमस नॉवल हैं, सबसे फेमस नॉवल इनका पूछा जाता है तिल्ली दा निशान, तिल्ली दा निशान, और दूसरा है सूरज ते समुंदर, सूरज ते समुंदर। तो क्वेश्चन क्या आएगा, तिल्ली दा निशान ते सूरज ते समुंदर किदे द्वारा लिखे गए ने, दिलीप कौर टिवाना, ठीक है। नेक्स्ट, आपको मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर पढ़ाया है पंजाबी साहित्य अकेडमी। पंजाबी साहित्य अकेडमी जो पंजाबी लिटरेचर को, साहित्य को संरक्षण देती है, प्रिजर्व करती है, ये न्यू दिल्ली के अंदर है। तो दिलीप कौर टिवाना पंजाबी साहित्य अकेडमी की प्रेसिडेंट भी रह चुकी थी। ओके, नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इनके कुछ पास्ट के बारे में। इनका जन्म लुधियाना में हुआ था 4 मई 1935 को, ठीक है। और इनसे कौन कौन से अवार्ड दिए जा चुके हैं। शी वॉन द पद्म श्री 2004, पद्म श्री अवार्ड मिला है, ठीक है, फॉर द लिटरेचर एंड द एजुकेशन, ठीक है। इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जा चुका है 1971 के अंदर। इनका एक नॉवल था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एहो हमारा जीवन, एहो हमारा जीवन। इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया 2001 के अंदर। इनका एक नॉवल था जिसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया, कथा कहो उर्वशी। तो बेसिकली 4 नॉवल इनके याद रखने हैं, तिल्ली दा निशान, सूरज ते समुंदर, एहो हमारा जीवन, कथा कहो उर्वशी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, 2015 के अंदर इन्होंने अपना पद्मश्री अवार्ड रिटर्न कर दिया था, क्योंकि उस समय इस तरीके से एक ट्रेंड सा बन गया था कि बहुत सारे लोग अपना अवार्ड रिटर्न कर रहे हैं गवर्नमेंट को, जो 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार थी, कि भाई आपने हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, बोलने का अधिकार, लिखने का जो अधिकार है, उसको आप लगभग छीनते जा रहे हो, और समाज में कम्युनलिज्म, जातिवाद, ठीक है, रेसिज्म बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए बहुत सारे राइटर्स ने अवार्ड उठाई थी और अपने अवार्ड को रिटर्न किया था। आपको बेसिकली दिलीप कौर टिवाना के ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा कि फेमस जो हमारी एक नॉवलिस्ट है दिलीप कौर टिवाना, उनके द्वारा लिखे गए 4 आपको नॉवल याद रखने हैं, किस फील्ड से थी, पंजाबी साहित्य से थी, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगला फेमस पंजाबी राइटर हैं, ठीक है, दिलीप कौर टिवाना की मृत्यु के ठीक एक दिन बाद जसवंत सिंह इनकी 101 साल की उम्र में डेथ हो गई। ये भी फेमस पंजाबी साहित्य से जुड़े हुए एक राइटर थे, ठीक है। एमिनेंट पंजाबी राइटर, नॉवलिस्ट एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड जसवंत सिंह कनवल 101 साल की उम्र में पास्ट अवे, ठीक है, इन पंजाब, डिस्ट्रिक्ट मोगा के अंदर इनकी मृत्यु हुई। अब इन्हें कौन कौन से अवार्ड दिए गए और इनके कौन से नॉवल याद रखने हैं। 1966 के अंदर जसवंत सिंह को दिया गया था साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड, और इनकी बुक थी पक्षी, हथ नाल चन्नन वाली गर्मियां दे विच पुराने टाइम ते पक्षियां होया करदियां सी, उसे बोलते हैं पक्की, हैंड फैन, ठीक है। 1988 के अंदर, 1998 के अंदर इन्हें दिया गया साहित्य अकेडमी अवार्ड। ऊपर वाला साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड है, ये साहित्य अकेडमी अवार्ड है, ठीक है। और साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें दिया गया था इनके द्वारा
एक नॉवल लिखा गया था जिसका नाम था तोशाली दी हसो, ठीक है, तोशाली दी हसो, यानी कि द लाफ्टर ऑफ तोशली, लाफ्टर ऑफ तोशली, ठीक है भाई। दो नॉवल इनके याद रखने हैं, पक्की एंड तोशाली दी हसो, रिटन बाय द जसवंत सिंह कनवल। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और इनके ऊपर बनता है। हमारी एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ठीक है, अमृतसर के अंदर। उन्होंने एक डिग्री कंफर्म्ड करी है इनके नाम के ऊपर। डिग्री का नाम है द डिग्री ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लिटरेचर। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने जसवंत सिंह के ऊपर जो डिग्री चलाई है उसका नाम क्या है? डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर होगी बात। ओके, जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है ये कब बनी थी? ये बनी थी गुरु नानक देव जी के 500वें बर्थ एनिवर्सरी पर, ठीक है। 1469 को बर्थ माना जाता है नानक साहब का। तो अगर मैं इसमें 500 साल ऐड कर दूं तो ये बन गया 1969। तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1969 को बनी थी, ठीक है जी, अमृतसर के अंदर। नेक्स्ट न्यूज कवर करते हैं। तीसरी ओबिचुरी जो आपको याद रखनी है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, ठीक है, जिसका नाम है, ये एक ढाडी सिंगर सी, ढाडी एक तरीके का राग हुंदा है, ढाडी फोक सिंगर जिनका नाम था ईदू शरीफ, उनकी भी मृत्यु हुई है। दिलीप कौर टिवाना, जसवंत सिंह कनवल एंड ढाडी सिंगर या फोक सिंगर जिसको बोलते हैं ईदू शरीफ। 8 जनवरी 2020 को ईदू शरीफ की जो है डेथ हुई 80 साल की उम्र के अंदर। क्लियर। ये पंजाब पटियाला डिस्ट्रिक्ट के नाभा के रहने वाले थे। क्लियर, ये याद रखिए। ईदू शरीफ को कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं? उन्हें मिल चुका है संगीत नाटक अकेडमी न्यू दिल्ली की तरफ से, तमरा पात्रा अवार्ड 2006 प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरफ से। तो बेसिकली 3 बंदों की डेथ याद रखनी है जो लिटरेचर से जुड़े थे। पहले 2 दिलीप कौर टिवाना एंड आप ये कह सकते हैं जसवंत सिंह कनवल, और जो ईदू शरीफ है ये जुड़े हुए थे पंजाबी फोक म्यूजिक इंडस्ट्री से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने बैन लगाया है ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम के ऊपर। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग लॉटरी खेलते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन लॉटरी है, ठीक है, ये एक तरीके का मतलब आप कह सकते हो जल्दी पैसा कमाने का तरीका होता है। ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने बैन लगाया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा कि रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट बैन ऑन, ठीक है, ऑनलाइन लॉटरी स्कीम के ऊपर बैन लगाया। क्यों लगाया है? एक तो जो ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम अगर ऑनलाइन बंद हो गया तो वो ऑफलाइन शुरू होगा। ऑफलाइन का मतलब शॉप्स खुलेंगी, दुकान खुलेंगे, तो सरकार को ज्यादा से ज्यादा टैक्स और रेवेन्यू इकट्ठा होगा। ऑनलाइन उसके ऊपर ज्यादा टैक्स का पता नहीं चलता था, टैक्स चोरी का मामला पड़ जाता था, इलीगल काम ज्यादा होने लगे थे। तो रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट बैन ऑनलाइन लॉटरी स्कीम। नेक्स्ट, पंजाब के जो डीजीपी हैं, ठीक है, दिनकर गुप्ता वैसे काफी चर्चा में रहते हैं ये। दिनकर गुप्ता, पंजाब के जो डीजीपी हैं दिनकर गुप्ता, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है। पंजाब के जो पुलिसमैन हैं, पंजाब के जो कॉप्स हैं, उनको उनके हौसले को बढ़ाने के लिए स्कीम का नाम है एप्रिशिएट एंड कमेंड स्कीम, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाएगा, रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च अ स्कीम फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ पंजाब पुलिस। उस स्कीम का नाम बताइए। एप्रिशिएट एंड कमेंड स्कीम, ये स्कीम क्या है? ठीक है, ये स्कीम हर महीने के 5 तारीख को पूरे पंजाब के अंदर जो अलग अलग पुलिसमैन हैं उनके काम को देखते हुए उन्हें अवार्ड देगी, उन्हें जो है सम्मानित करेगी। हर महीने 5 तारीख को ये अवार्ड दिया जाएगा, सम्मान किया जाएगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स who work extraordinarily and best cops will be awarded every month on the 5th। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, इस चीज को जरा ध्यान से समझना, ये सेंटर के साथ कोरिलेट करके बनाई है मैंने। देखिए, इंडिया की 8 ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत अमेंड किया है। नाउ व्हाट इज द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसीज? आप अपने एग्रीकल्चर कृषि से जुड़े हुए सामान को बाहर बेचना चाहते हो, तो उसमें आप अपने फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना चाहते हो। इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे जो है नए कानून बनाए थे। इन कानूनों के तहत इंडिया की 8 स्टेट्स ने अपनी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसीज में, खेती बाड़ी निर्यात पॉलिसीज में बदलाव किया है।
और इन 8 स्टेट में से एक स्टेट पंजाब है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश, केरला, नागालैंड, तमिलनाडु, असम, पंजाब, कर्नाटका, दीज 8 स्टेट्स फाइनलाइज्ड इट्स एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसीज। अब इसका फायदा क्या है? हर एक स्टेट में से कोई ना कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम लोग उठा लेंगे। जैसे जलंधर पंजाब में से पोटैटो उठाया जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र के सांगली में से ग्रेप उठाया जाएगा, तमिलनाडु के सलीम से पोल्ट्री प्रोडक्ट्स उठाए जाएंगे, आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ से मैंगो उठाए जाएंगे। इन सबको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। इन सबको खरीदेगी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको बोलते हैं क्लस्टर सिस्टम, इसको बोलते हैं हम लोग क्लस्टर सिस्टम। सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्टेट में से अलग अलग प्रोडक्ट्स को उठाएगी और इसको एक साथ एक्सपोर्ट करेगी, ठीक है। वैरायटी मिल जाएगी खरीदने वाले को। क्लियर? नेक्स्ट अगला है पेस्टिसाइड फ्री किन्नू क्रॉप। पंजाब जो है इंडिया का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने किन्नू एक जो है हमारा फ्रूट होता है, ऐसी किन्नू को लॉन्च किया है जो इंडिया का पहला पेस्टिसाइड फ्री किन्नू बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि आप एक बात याद रखिए कि पंजाब जो है किन्नू की प्रोडक्शन में रैंक 1 पे आता है। पंजाब इज ऑन रैंक 1 इन द प्रोडक्शन ऑफ द किन्नू। क्लियर? देखते हैं। पंजाब एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कारपोरेशन रिसेंटली लॉन्च पंजाब किन्नू ब्रांड एट द किन्नू फेस्टिवल इन द अबोहर। अब उन्होंने एक ऐसा किन्नू लॉन्च किया है जिसके ऊपर हम लोग ब्रांड लगाएंगे, दैट इज पंजाब किन्नू। देखिए वैसे भी पंजाब जो है किन्नू की प्रोडक्शन में नंबर 1 है। अगर एक ब्रांड बन जाएगा पंजाब किन्नू तो इससे और ज्यादा फायदा होगा किन्नू को एक्सपोर्ट करने में, बाहर बेचने में। और इसके अलावा इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा? कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने रिसेंटली पहला ऐसा किन्नू का क्रॉप लॉन्च किया है जो पेस्टिसाइड, ठीक है, पेस्टिसाइड फ्री है, दैट इज पंजाब। ओके नेक्स्ट, पंजाब हैज सेवरल किन्नू न्यूट्रिटिव वैल्यूज। ये जरूरी नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। पंजाब बीइंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द किन्नू इन द कंट्री, सच ब्रांडिंग विल अट्रैक्ट मोर कंज्यूमर। अब आप देखिएगा बहुत सारे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कोई भी एक क्रॉप ले लीजिए जिसके आगे किसी ना किसी स्टेट का नाम लगा होता है, जैसे नागपुर संतरा, जैसे हम महाराष्ट्र में एक शहर है नागपुर संतरा, ये मशहूर हो गया नागपुर संतरा। तो आप जब भी नागपुर जाएंगे तो नागपुर का संतरा जरूर खरीदेंगे, नागपुर ऑरेंज बोल देते हैं। तो इससे उसकी प्रोडक्शन में भी बढ़ावा होगा, डिमांड में भी बढ़ावा होगा। इसलिए किन्नू की डिमांड में और बढ़ावा करने के लिए पंजाब किन्नू ब्रांड की एक फसल लॉन्च करी है जो पेस्टिसाइड फ्री होगी। क्लियर? आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जल्दी ही अगर हो सका तो आज ही मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, पंजाब स्टेट की जो वीडियोस हैं कहीं नहीं मिलने वाली, इसको आपको सीरियसली लेना है। 3 से 4 नंबर पेपर में एक्स्ट्रा मिलेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। टिल देन, थैंक यू सो मच।